वेलकम टू बेस्ट। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि हम व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, बच्चे कैसे उसके बाद क्या प्रिपेयर करना है, कैसे जाना है, ऑल दिस थिंग्स। एज यू ऑल नो कि सीयूटी एग्जाम दे देना और आपको स्कोर कार्ड मिल जाना इज नॉट एनफ। आपको उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और कुछ प्रोसेसेस आपको करनी पड़ेगी। थ्रू दैट ओनली यू कैन एंटर द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो उसके लिए, और मैं आपको और एक चीज बता दूं कि हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कॉलेज की जो इम्प्लीमेंट करते हैं सीयूटी, उनका अलग अलग एक लिंक होता है या पोर्टल होता है, लाइक दैट। तो आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आफ्टर एग्जाम, आफ्टर गेटिंग योर रिजल्ट, व्हाट यू नीड टू डू। टुडे विल डिस्कस अबाउट इट। और हमारे गेस्ट है आज हर्ष सोलंकी। ही इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और वो हिंदू कॉलेज है अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं। एंड आई थॉट ही इज द बेस्ट पर्सन क्योंकि उन्होंने उसी प्रोसेस से गए हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि वो टॉप परसेंटाइल स्कोर किए थे इन हिज डोमेन सब्जेक्ट्स। सो उनको बहुत अच्छा से इसके बारे में पता है। तो डिले नहीं करके हम उनके पास चलते हैं। तो ओवर टू यू हर्ष, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन और हमें पहला स्टेप बताइए कि हमें स्कोर कार्ड मिलने के बाद एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। All right. Thank you so much, ma'am. My name is Harsh Solanki, and मैंने अपना CUET 2024 में दिया था. Currently, I pursuing my undergraduation in economics from Hindu College University of Delhi, जैसा आपने बताया. और तब CUET 2024 में दिया था मैंने. तो I scored 100 percentile in all my three domains, which was history, geography, and political science. This is my brief introduction. इसके अलावा कमिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा था दूसरे वाला कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा जब हमारे सीयूटी के रिजल्ट आ जाते हैं. तो एज यू ऑलरेडी टोल्ड कि सीयूटी के रिजल्ट और स्कोर कार्ड मिल जाना इज नॉट द एंड ऑफ द प्रोसेस. तो सबसे पहले तो वी विल हैव टू बी श्योर कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है. एंड देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूनिवर्सिटी जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. तो आप कई सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक साथ जा सकते हैं. रही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं, तो जैसे ही हमारे सीयूटी के एग्जाम के खत्म होते हैं तो उससे कुछ दिनों बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS विच इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का फेज 1 चालू हो जाता है. और फेज 1 में वो आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछते हैं जिसमें आपको अपना नाम डालना होता है, आपका सीयूटी रोल नंबर डालना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपकी बेसिक डिटेल्स जैसे आधार कार्ड या फिर आपकी कोई भी गवर्नमेंट आईडी हो वो डालनी होती है, क्लास 10 की मार्क्स डालनी होती है, क्लास 12 की मार्क्स डालनी होती है. इससे यूनिवर्सिटी को पता चल जाता है दैट आफ्टर सीयूटी तब आपके स्कोर कार्ड आएंगे देन यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो ये हमारा पहला फेज होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा तब हमारे सीयूटी के स्कोर कार्ड आ जाते हैं. उसके बाद हम CSS फेज के सेकंड राउंड में बढ़ते हैं. सेकंड राउंड इज समथिंग. यस. मैं आपको ये इसमें रोकना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फेज 1 में जैसे आपने बताया बेसिक डिटेल्स चाहिए, उसी में जो जैसे हम कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जैसे हमारे कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, जैसे बहुत सारे अलग अलग है, वो भी उसी में चाहिए होता है। जी मैम. मतलब वो बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी आपकी डिटेल मांगना चाहती है कि आप क्या क्या किस कोटा से अप्लाई करे हो, वेदर यू आर जनरल या फिर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा से अप्लाई करे हो या फिर आप किसी कास्ट कैटेगरी से अप्लाई करते हो. अच्छा, इसमें एक वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें वो आपसे बेसिक पूछ लेंगे कि आप किससे अप्लाई कर रहे हैं. मतलब सर्टिफिकेट जैसे कई बार ऐसा होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी की एक स्पेसिफिक डेडलाइन है कि 1 मई या फिर जो भी डेडलाइन है उसके बाद का सर्टिफिकेट ही वैलिड माना जाएगा, उसके पहले का नहीं. तो कई सारे बच्चों को रिन्यू कराना पड़ता है. तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन होती है कि भैया क्या हमें तभी डालना पड़ेगा CSS फेज 1 में, क्या हम बाद में नहीं डाल सकते. तो ऐसा कुछ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मैं ECA सर्टिफिकेट या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर कोटा से अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे बस अप्लाई करते हुए जब मैं फॉर्म भरूंगा उसमें ECA सेलेक्ट कर लेना है. बट दैट डजंट मीन कि मेरे पास सारे सर्टिफिकेट तभी होने चाहिए. आप तब भी अपलोड कर सकते हो और बाद में तब आपको कोई कॉलेज एलोकेट हो जाए और इनकेस अगर आपके पास सर्टिफिकेट तब नहीं थे, तब आप फेज 1 कर रहे थे, तो तब आपको कॉलेज एलोकेट हो जाए उसके बाद आप अपने सर्टिफिकेट वेरीफाई करवा सकते हैं. सेम हैपन्स विद द कास्ट कैटेगरी टू. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अभी डाल दो. बस यूनिवर्सिटी को डिटेल दे दो कि आप किस कोटा के अंडर अप्लाई कर रहे हैं. थैंक यू। यस. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हर्ष। नेक्स्ट स्टेप जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, इट विल बी जब आपका CSS फेज 1 खत्म हो जाता है तब आप सारी डिटेल्स भर चुके होते हैं.
फिर उसके बाद समवेयर इन मिडल आपको सीयूटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी स्कोर्स पता चल जाएंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कितना इंपॉर्टेंट सीयूटी का एग्जाम देना है उससे भी मतलब आई कंसिडर इट एज इक्वल एज इम्पोर्टेंट एज द एग्जाम देना कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट हो, और प्रेफरेंस लिस्ट इज द की कंपोनेंट ऑफ फेज टू में वो आपसे पूछेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रूल ये भी है कि आपने जो क्लास 12th में एग्जाम दिए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट कि आप सीयूटी में भी वही एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। जैसे अगर मैंने क्लास 12th में हिस्ट्री दिया और सीयूटी में हिस्ट्री दिया, तो मैं सब्जेक्ट मैपिंग करूंगा कि हिस्ट्री हिस्ट्री दिस, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस दिस, इसका कोड ये था, इसका कोड ये था। दिस इज वेरी सिंपल, सुनने में थोड़ा टफ लगता है बट यू कैन इजीली गेट इट। उसके बाद मेन थिंग इज प्रेफरेंसेस। तो फेज 2 में यूनिवर्सिटी आपसे पूछना चाहती है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, मतलब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए एंड एवरीथिंग। तो ये जो आपका फेज 2 होता है, इसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई वांट टू डू, मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस होगी कि मेरे मार्क्स से अगर मुझे मिल जाए तो मैं हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करूंगा, तो सबसे पहली प्रेफरेंस में मैं ये रखूंगा। बट देन अगेन मैं अकेला तो हूँ नहीं, कई सारे बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए होंगे, शायद मुझसे भी अच्छे आए होंगे, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी को सेकंड प्रेफरेंस बताऊंगा कि अच्छा ये नहीं तो ये मिल जाए। फिर उसके बाद मैं थर्ड प्रेफरेंस बताऊंगा, और ऐसे में कम से कम, मतलब मैं तो पर्सनली सजेस्ट यही करता हूँ, अपने जितने भी सारे जूनियर्स ने मुझसे पूछा है कि कम से कम आप 50 प्रेफरेंस डालो, इवन इफ यू आर स्कोरिंग गुड, क्योंकि यू नेवर नो, क्या पता कई सारे बच्चों के आपसे और अच्छे आ जाएं, यू आर, मतलब आपको प्रेफरेंस लिस्ट में एग्जैक्टली बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अपनी चीजों को ठीक से कैरी करें। You are saying that preference list is a big factor, correct? यस मैम, एग्जैक्टली, इट्स वेरी बिग फैक्टर। अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट अच्छा से नहीं डालोगे तो आपको क्या पता, आप बहुत अच्छा स्कोर करके भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिले। आई अगर आई ऑल्सो हैव एन एग्जांपल फॉर दिस मैम कि मेरी ही बैच में देयर वाज दिस क्लासमेट ऑफ मी, जो हम सेम स्कूल में पढ़ते थे, एंड शी स्कोर्ड वेरी वेल, मतलब उनके, क्योंकि उस टाइम पर 800 मार्क्स का होता था सीयूटी, तो उनके 794 मार्क्स आए आउट ऑफ 800। तो मार्क्स उनके अच्छे थे कि कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी कोर्स मिल जाएगा, बट उन्होंने क्या करा कि प्रेफरेंस लिस्ट में गलती से हिंदुस्तानी म्यूजिक हिंदू कॉलेज के नंबर 1 पर रख दिया। तो अब आपका पहली प्रेफरेंस वही है, और उसके बाद उन्होंने, मतलब उसके बाद उन्होंने सारे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे कोर्सेज रखे, लेकिन तब आपकी पहली प्रेफरेंस हो गई। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह है कि आपकी जो प्रेफरेंस है उससे आप ऊपर जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं आ सकते। मतलब अगर मान लो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई तो मैं सेकंड पर नहीं जा सकता, लेकिन अगर मुझे पहले राउंड में थर्ड प्रेफरेंस मिली तो मैं सेकंड और फर्स्ट पर जा सकता हूँ। तो तब उन्हें पहली प्रेफरेंस मिल गई हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो वो नीचे तो आ नहीं सकती। तो उनके जितने भी अच्छे अच्छे मार्क्स थे, जो उन्होंने मेहनत करके 794 लाई, वो सारे खराब हो गए, क्योंकि म्यूजिक तो उन्हें करना नहीं था। तो फिर उनकी एक साल बर्बाद हुई, एंड देन we had to give CUET again। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई से कि इट इज वेरी बिग फैक्टर। ओके, तो मतलब अगर हम अच्छा से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भरे तो हमें बहुत डिफिकल्टीज हो सकते हैं। हाँ, मतलब नो मैटर आपके कितने अच्छे मार्क्स हैं, अगर आपने प्रेफरेंस में ही थोड़ा सा मतलब गलत कर दिया, देन मतलब फिर उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, थैंक यू हर्ष फॉर गिविंग एन एग्जांपल कि हमें पता चल रहा है और स्टूडेंट्स को पता चलेंगे, उनके गार्जियंस भी, क्योंकि सब टेंशन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइक दैट ना। थैंक यू फॉर गिविंग अस द एग्जांपल टू, कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके आगे वो क्या करना पड़ेगा हर्ष? मैम प्रेफरेंस लिस्ट में एक तो सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद मैं जैसे मान लो CSS फेज 2 खत्म हो गया, दिस इज जनरली द एंड। मतलब उसके बाद बीच में करेक्शन विंडो आती है कि अगर आपको चेंज करना है एंड एवरीथिंग, कभी आ जाती है। मतलब आप उस करेक्शन विंडो पर रिलाई मत करना, बिकॉज दैट इज यूनिवर्सिटी डिस्क्रिप्शन। अगर यूनिवर्सिटी को फील होगा कि चेंज करवानी है तो वो करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। आप उस पर यूनिवर्सिटी को अकाउंटेबल नहीं कर सकते कि आपने क्यों नहीं खोली करेक्शन विंडो। ठीक है, तो आप अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना। वंस ये दोनों फेजेस खत्म होते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, 15 से 20 दिनों बाद, पहला आता है हमारा सीट, मतलब पहला हमारा राउंड 1 होता है ऑफ सीट एलोकेशन। तो राउंड 1 में लेट्स से अगर 70,000 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो 40,000 सीट्स राउंड 1 में एलोकेट कर दी जाती है बच्चों को, जिनके अच्छे स्पोर्ट्स हैं या फिर जिनके नॉर्मल स्पोर्ट्स हैं, सबको सीट जनरली मिल जाती है। अब जिनके अच्छे स्पोर्ट्स हैं दे विल गेट हायर प्रेफरेंस, उन्हें अच्छे कॉलेज मिलते हैं, जो भी उनकी पहली या दूसरी प्रेफरेंस होती है। जिनके थोड़े एवरेज स्कोर हैं तो वो थोड़े नीचे आते रहते हैं, बट सीट मिल जाती है। इसके बाद नाउ, जैसे ही आपको सीट मिलेगी, आपके पास ऑप्शन होंगे वेदर टू एक्सेप्ट दैट सीट और रिजेक्ट दैट सीट। अब मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लें, चाहे कोई सी भी सीट मिले, क्योंकि तब आप एक्सेप्ट करेंगे तब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। वंस यू एक्सेप्ट, आइदर यू कैन फ्रीज द सीट, मतलब आप सेटिस्फाइड हो सीट से, आप यहाँ पर ही रुक जाएंगे, और आने वाली जितनी भी मतलब 3 राउंड होते हैं ना एलोकेशन के, तो आप आने वाले दोनों राउंड में नहीं लेना चाहते, फर्स्ट राउंड में जो आपको मिली है आप वहाँ पर सेटिस्फाइड है, एंड यू डोंट वांट टू गो अप। और दूसरा आता है अपग्रेड। अब मान लो आपको जो आपकी प्रेफरेंस थी वो नहीं मिली, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज और द कोर्स,
और आपको ऊपर जाना है, तो आप अपग्रेड पर दबाएंगे और आने वाले सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में अगर कोई सीट खाली होती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया पहले राउंड में, बट देन मुझे पता चला कि यार मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में भी हो गया, तो फिर क्या पता मैं विड्रॉ करके यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में ले लूँ, तो सीट खाली हो गई। एंड नाउ जो मेरे पीछे होगा, जो थोड़ी ही मार्क्स से, एक दो मार्क्स से मिस कर गया होगा, तो वो अपग्रेड करेगा, तो अगले सेकंड राउंड में उसे सीट मिल जाएगी। तो दिस इज द अपग्रेडेशन सिस्टम। और ऐसा कई बार होता है, सुनने में लगता है कि क्यों निकालेगा, लेकिन फॉर डिफरेंट रीजन बच्चे निकाल लेते हैं अपना नाम, और कई सारी सीट खाली हो जाती है सेकंड और थर्ड राउंड के लिए। अच्छा, अगर ये तो हो गया तब आपने एक्सेप्ट करी, बट अगर आपने रिजेक्ट कर दी तो आप पहले राउंड में ही बाहर हो गए। और अब तब आप पहले राउंड में बाहर हो गए तो आने वाले सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं है। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी जर्नी थी वो यहाँ पर खत्म होगी। अच्छा, सो Yes. हमें अभी जो आपसे समझ में आया है कि जो भी सीट हमें पहला राउंड में मिलता है या सेकंड राउंड में मिलता है या थर्ड राउंड में मिलता है, हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, है ना? जी, ओके। क्योंकि लेट्स से कि अगर आपको थर्ड राउंड में, मतलब सारे राउंड खत्म हो गए और आपको अपनी मनपसंद सीट नहीं मिली, और आपको कोई ऐसा कोर्स या सीट मिली है जिसमें आपका मन नहीं है करने का, तो इवन एट द लास्ट आपको वो ऑप्शन तो हमेशा रहता है कि आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर लें, और जो भी आपका रिफंड होता है विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ अ सिंगल रुपी। अगर 50,000 दिए हैं आपने एडमिशन के लिए, तो 50,000 वापस रिफंड हो जाते हैं 15 डेज के अंदर। तो आपके पास तो ऑप्शन हमेशा हमेशा रहेगा विड्रॉ करने का एडमिशन, लेकिन आप शुरू में ही अपना ऑप्शन खत्म क्यों करना चाहेंगे कि आगे आप जाओ ही नहीं। थैंक यू हर्ष, बिकॉज आदमी को ये भी रहता है कि मन ही चला जाएगा इफ आई एम नॉट हाँ गेट। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है हाँ, कि ये आपको सारा पैसा रिफंड करा जाएगा। जी 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 जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा से हमें समझा रहे हैं। मतलब आप जो दे रहे हो तो वो बच्चे को बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, जो पहला बार अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए। और उसके Yes. बाद जैसे उनका हो गया तो हर हम सुनते हैं कि और एक स्पॉट राउंड आता है। व्हाट इज स्पॉट राउंड और ऑल दिस? मैं दो चीजें समझाता हूँ, पहले स्पॉट राउंड और फिर ईसीए राउंड समझा दूंगा। सबसे पहले तो ये जो हमारे 3 राउंड ऑफ एलोकेशन होते हैं, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, इसके बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर राउंड। नाउ लेट्स से मुझे राउंड वन में कोई सीट मिली, लेकिन फिर मैंने ईसीए के अंडर भी अप्लाई करा हुआ है, मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर में लेट्स से मैं क्विज खेलता हूँ, और मैं क्विज काफी अच्छा खेलता हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल तक खेल चुका हूँ। तो फिर कुछ सारे जितने भी कॉलेज होते हैं वो एक दो सीट इन कोर्सेज के लिए डेडिकेट करके रखते हैं, या फिर इन एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों के लिए डेडिकेट करके रखते हैं कि क्विज के लिए इतनी सीट है। तो क्विज वाले में ईसी में आपकी कट ऑफ कम आ जाएगी, और अगर आप क्विज में आपके काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे मतलब आपने अकम्पलिशमेंट कर रखे हैं, नॉट जस्ट क्विज, एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, देर आर नंबर ऑफ ईसी एक्टिविटीज, अगर आपने इसमें अच्छा करा हुआ है तो फिर आपको वो ईसीए सीट के अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक ईसीए सीट पे एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर आपके पास एक ऑब्लिगेशन भी होगी कि कॉलेज में, वंस आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो कॉलेज में जितना भी उस डोमेन में चीजें हो रही होंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डांस का बोला, तो डांस में अगर कॉलेज का कोई भी कल्चरल इवेंट होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये कि आप उस कल्चरल इवेंट का पार्ट हो और लीड भी करें उसे, क्योंकि कॉलेज ने आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देख कर लिया है। तो ये एक टर्म्स एंड कंडीशन है ईसी के अंडर करने का। उसके बाद बात आती है स्पॉट राउंड की। और स्पॉट राउंड में कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी के तब सारे राउंड खत्म हो गए, ईसीए वगैरह भी सब खत्म हो गए, तो तब भी कुछ सीट रह जाती है। यहाँ जो सीट हो जाती है तो यूनिवर्सिटी वो ऐसे बच्चों के लिए खोल देती है जिन्हें पहले किसी भी राउंड ऑफ एलोकेशन में एक भी सीट नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहले 3 राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, तब भी ऑल इज नॉट लॉस, आप फोर्थ राउंड तक के लिए वेट करेंगे, एंड इफ यू कैन वेट, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है तो कुछ बच्चे वेट नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो फोर्थ राउंड में भी अगर कोई सीट खाली होती है तो यूनिवर्सिटी आपके पोर्टल पर डाल देती है कि वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। अगर आपको करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो नो प्रॉब्लम, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसमें ये टर्म एंड कंडीशन है बट हमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा ना, फेज वन या फेज टू में अपने को कि रजिस्टर करके रखनी पड़ेगी, देन ओनली वी कैन अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड, करेक्ट? फेज वन में आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, और फेज वन में तब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मान लो कोई भी सीट नहीं मिली, तो आप फोर्थ राउंड के लिए खुद से एलिजिबल हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप फोर्थ राउंड तक वेट कर पाएंगे या नहीं, आप पहले भी विड्रॉ ले सकते हो, यूनिवर्सिटी उसमें कुछ नहीं करती। तो स्पॉट राउंड में भी वो सारे कुछ हमें ऑनलाइन में ही होगा, उसके यस ऑफलाइन की सर, जरूरत नहीं है? एवरीथिंग इज ऑनलाइन, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम तब आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, तब आपका मतलब पहला या दूसरा ओरिएंटेशन दिन के बाद 15 डेज के अंदर आपकी एक वेरिफिकेशन होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल जो भी मैंने अपलोड करा है डॉक्यूमेंट पोर्टल पर सीएसएस फेज वन में, तो उसकी एक नॉर्मल फिजिकल वेरिफिकेशन होगी कि वो ठीक है, मतलब कुछ एडिटेड तो नहीं है, सिंस हम सबको पता है कि एआई कैसे इमेजेस मॉर्फ हो जाती है, तो उसे वेरीफाई करने के लिए एक छोटी सी वेरिफिकेशन होती है, वो भी सारे बच्चों की। बाकी आपको ऑफलाइन किसी भी कॉलेज में नहीं जाना है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। ओके, तो हम इंडिया के कोई भी कोने से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, उसके यस लिए सर। हमें दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, अगर आपको कॉलेज देखने आना है तो आप आ सकते हैं, बट
कॉलेज आपको मतलब अंदर आने की कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। मतलब आप हर्ष, मैं और एक चीज जानना चाहती हूँ। हम्म, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई स्टूडेंट का बहुत ये रहता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बट उनका स्कोर हम्म, कम हो जाते हैं। तो उसके लिए उनका कोई आप ये बता सकते हो एग्जाम कि हाँ, आपको ऐसे करने से शायद कम स्कोर में भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, और लाइक दैट, ऐसा कुछ? हम्म। अब मैं देर आर सम टेक्निकलिटीज, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल दूंगा। देयर वाज दिस गर्ल जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस वाज हैंडेड ओवर टू मी। तो मैं उसका नाम तो रिवील नहीं करूंगा, बट हर स्कोर वाज बिलो पार, मतलब एवरेज से भी थोड़ा कम था, बट इवेंचुअली शी एंडेड अप गेटिंग इनटू मिरांडा हाउस व्हिच इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। तो उसमें टेक्निकलिटी ये थी कि शी वाज सिंगल गर्ल चाइल्ड, शी वाज नॉट अवेयर अबाउट कि उसे ये वाला कोटा भी मिल सकता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा। एंड देन देर आर सम कोर्सेज जिनकी बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल कुछ कोर्सेज ऐसे भी होती हैं, बंगाली प्लस ज्योग्राफी हो गई, विच आर कोर्सेज इन मिरांडा हाउस। ना उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बंगाली आनी चाहिए, बेसिक। तो मैं जिस लड़की का एग्जांपल ले रहा हूँ, शी वॉज बंगाली, तो उसे बंगाली आती थी। तो आप पहले ही देख पा रहे हैं कि कितना कंपटीशन। पहले तो मिरांडा हाउस सिंस ऑल वुमेन कॉलेज है, तो आधा कंपटीशन तो वहीं खत्म हुआ। फिर उसके बाद उसमें भी आपने फिल्टर आउट करके बंगाली वाला कोर्स लिया, तो फिर देन यू कैन इजीली गेट इनटू, क्योंकि बहुत छोटा स्मॉल पूल हो गया जिनसे आप compete कर रहे हैं, तो उसमें आप कम स्कोर में भी यू कैन गो। एंड रही बात, अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैं बंगाली करके क्या कर लूंगा, तो उसमें आप ये कर सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप 3 साल का कोर्स 4 साल में करेंगे, मतलब इफ यू डू एक एडिशनल ईयर, और तो आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी प्लस बंगाली, देन इवेंचुअली अगर आप 4 साल करेंगे तो आपको ज्योग्राफी ऑनर्स मिल जाएगा, विच इज ऑफ कोर्स नॉट अ बैड कोर्स टू डू। ओके। एंड देन अगर, मैं तो यही कहूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करो। ये जितनी भी सारी चीजें हैं, दैट इज फॉर द लेटर पार्ट। मतलब कॉम्प्रोमाइज अगर आपको करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कम में यू कैन गेट द बेस्ट। कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, बट स्टिल प्रेफरेंस लिस्ट के थ्रू आप काफी सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मतलब टेक्निकलिटीज में जाकर देखेंगे। हर्ष, मुझे अभी आपको, मुझे जो समझ में आया है, मैं एक बार सम अप करना चाहती हूँ कि हम्म, आप पहले बोले कि हमें जब सीसस पोर्टल, अभी स्कोर कार्ड आएगा, फिर सीसस पोर्टल लॉन्च हो जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसमें फेज 1 में अपना पूरा बेसिक डिटेल्स मांगेगा, वो अपने को भरनी है। आफ्टर दैट वी विल हैव फेज 2। फेज 2 में फिर हमें वो प्रेफरेंस लिस्ट डाल के, वो प्रेफरेंस लिस्ट इज मेन थिंग, करेक्ट? वो यस प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करके उसको डाल के फिर हम एडमिशन प्रोसेस ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। उसी में हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन, एवरीथिंग वी विल गेट देयर। और वहीं पे जो स्पोर्ट्स कोटा हो गया या वट एवर, हम जो बेसिक डिटेल्स दिए थे उस हिसाब से अपने को सीट अलॉट होगा। और जो पहली सीट अलॉट होगी हमें, वो सीट ही हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, यस सर। अदरवाइज हम गेम से आउट है। हम्म, अगर मुझे एक सीट अलॉट हुआ था और मुझे वो पसंद नहीं आया, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, देन फॉर सेकंड राउंड आई विल बी नॉट सिलेक्टेड। एक विल सीट नॉट बी लाइक, नहीं हो। आपको पहला जो भी सीट मिली है आप एक्सेप्ट करिए। ओके, तो हमें जो भी मिल रहा है वो एक्सेप्ट करनी है, बट उसको फ्रीज नहीं करनी है। हाँ, फ्रीज नहीं करिए, आप ये दबाते रहिए तब We तक can नहीं change later on. So and for the spot round, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद जब स्पॉट राउंड आएगा, वो भी हम घर से ही कर सकते हैं। एंड हमें अगर जितने भी राउंड हुए हैं उस राउंड में अपने को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, देन वी विल गो फॉर स्पॉट राउंड। और स्पॉट राउंड में ऐसा कुछ है क्या कि कोई भी कर सकता है, और उसमें कुछ जैसे सिलेक्ट होता है उसका कोई प्रोसेस है, या जिसकी मार्क्स ज्यादा है और ऐसा ही कुछ? एग्जाम्पल, लेट्स से कि एक कॉलेज है, एक कोर्स है जहाँ पर आपकी लेट्स से शेड्यूल टाइप की जो सीट्स हैं वो फुल नहीं है, तो उसमें जनरल या फिर जितनी भी सारी कैटेगरी है वो पहले ही खाली हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई कैंडिडेट शेड्यूल टाइप से है तो उसके मार्क्स काफ़ी कम है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो अकेला ही बचा है और सीट फुल नहीं हो रही, तो काफ़ी कम पर भी कट ऑफ होते दिख जाएगी। तो इसमें ये टेक्निकलिटीज है जो कि हर जगह होती हैं ऑफ कास्ट एंड मतलब कैटेगरीज। लेकिन अगर मैं जनरल की बात करूँ तो आपको वही होगा कि स्पॉट राउंड में भी जिसके ज़्यादा मार्क्स है, ऑफकोर्स उससे पहले मार्क्स क्लियर। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा कुछ है क्या स्पॉट राउंड में? हाँ, मतलब अगर पहले तो आपको मतलब आपको ही वो दिया जाएगा जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, लेकिन लेट से अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं देन ऑफकोर्स जो सेकंड लाइन में होगा उसे मिलेगा, जो थर्ड लाइन में होगा उसे मिलेगा, एंड सब्सिक्वेंटली ऐसे चलता रहेगा। ओके ओके। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट सीसस पोर्टल। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में का गेटवे यही है, और यहीं से आप उसके अंदर जा सकते हो। सो थैंक यू हर्ष
फॉर गिविंग योर टाइम। और मुझे लगता है इस आपका जो ये कन्वर्सेशन है, इससे बच्चों को, पेरेंट्स को, उनका गार्जियन को जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम खत्म हो जाएगा अभी, और वो जो वेट कर रहे हैं उनको बहुत सारे क्लियरिटी मिलेंगे। और हर्ष, मैं इसी से आपको एक रिक्वेस्ट करनी चाहती हूँ, क्या आप और भी स्टूडेंट्स इस समय आपसे बात करना चाहेंगे, या कोई भी आना चाहेंगे थ्रू बेस्ट, और ये कैन यू सपोर्ट देम? क्या हम उनको बोल सकते हैं कि देयर इज समवन ऑफ टू कोर्स, हेल्प? किसी की भी कोई भी क्वेरी हो, आई एम अवेलेबल फॉर देम, वेदर दे आर कमिंग फ्रॉम बेस्ट या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करें। देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग क्वेरीज एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अगर कोई भी मेरे मतलब मेरी हेल्प की वजह से या फिर अपनी हेल्प की वजह से एक अच्छा कॉलेज है। ओके, थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच। सो डियर एक्सपीरियंस पेरेंट्स एंड गार्जियंस, आप लोग होपफुल, मुझे आशा है कि ये जो वीडियो आपके पास आएंगे वो आपका हेल्पफुल होगा। और आप लोग को कुछ भी सपोर्ट चाहिए, एनी रिक्वायर, कुछ भी आपको क्वेरीज है, तो हमें आप कनेक्ट कर सकते हो। हमारे फोन नंबर्स वगैरह सब कुछ हम दे देंगे, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, लिंक मिल जाएंगे। और आपको कुछ भी इसके बारे में जानना है, आपको आगे प्रेफरेंस लिस्ट के कैसे बनाता है, या you want any counseling regarding post exam, you do can connect us. Thank you so much. Thank you, Hers, for giving time.